हाय, हम लोग 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। 12th क्लास से के पॉलिटिकल साइंस में बुक नंबर 2 पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रीएस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की क्या क्या चैलेंजेस थी और कांग्रेस कैसे इससे रीएस्टोर की, इस चैप्टर पर हम लोग ऑलरेडी रिवीजन वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर से, चैप्टर के अंदर से, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा और जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे जाने का, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, Why the period 1951 to 56 is called the era of one party dominance? मतलब पीरियड 1951 और 56 का जो दौर है, ठीक है, इसको एरा वन पार्टी डोमिनेंस का दौर क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और पहली बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं, ठीक है, तो एक साथ लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ और सारे स्टेट्स में भी इलेक्शन हुआ। कांग्रेस एक तरफा ये इलेक्शन जीत गई 1951 में। फिर सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ 1956 में, वहाँ पर भी लोकसभा और विधानसभा जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन है और लोकसभा का इलेक्शन है वो भी जो है इलेक्शन हुआ, और यहाँ पर भी कांग्रेस सेंटर में भी जीत गई, एक तरफा जीती, और जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस जीत गई, सिर्फ और सिर्फ केरला को छोड़ करके। केरला में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट बनी, और वो भी गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, ठीक है। आगे चल करके 59 में जो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और जो है कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, सेंटर वहाँ पर डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दी। फिर थर्ड जनरल इलेक्शन जब 1961 में होता है तो उसमें भी कांग्रेस एक तरफा जीत जाती है। तो इस दौरान हम देखते हैं इन तीनों जनरल इलेक्शन में, जो कि कंप्लीट 15 ईयर का टेन्योर्स होता है, लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर का होता है, तो 51 to 56 फर्स्ट लोकसभा का टेन्योर, 56 to 61 सेकेंड लोकसभा का टेन्योर, और 61 से 66 तक इस तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस एक तरफा जीती और सेंटर में भी इलेक्शन जीती और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में भी इलेक्शन जीती गई। तो कांग्रेस का ये जो डोमिनेंस था, इसी को हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है, नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस in India was different from the single party system of the other countries, explain it, ठीक है। मतलब इंडिया में जो ये जो 1951 से 1966 का जो दौर था, इसको एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं या एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस कहते हैं। तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं कि 51 के इलेक्शन में, 56 के इलेक्शन में या 61 के इलेक्शन में, 1951 से लेकर के 1966 तक कंप्लीट हम देखते हैं कि सिंगल पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी ही सेंटर में और ऑलमोस्ट सारे स्टेट में इलेक्शन जीत जाती है, ठीक है। तो इसी को हम सिंगल पार्टी सिस्टम हम कहते हैं। लेकिन जो है इंडिया का जो सिंगल पार्टी सिस्टम था वो दुनिया के दूसरे कंट्री के पार्टी सिस्टम से अलग था, यही जो है एक्सप्लेन करना है। तो दुनिया के दूसरे सिंगल पार्टी सिस्टम में अगर हम देखें, जैसे यूएसएसआर में था, चाइना में है, तो इन सब जगहों पर ऐसा रूल था कि वहां पर वहां के रूल के हिसाब से सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती थी और उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकती थी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, ठीक है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट करती थी और उन सब में से ऐसा होता था कि इत्तेफाक रहा कि कांग्रेस ही एक तरफा तीनों बार जीतती आई। तो इंडिया के सिंगल पार्टी सिस्टम में और दुनिया की दूसरे कंट्रीज में जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, इसमें यही डिफरेंस था। और ये जो है दोनों के नेचर में डिफरेंस है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम था, सभी पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती थी। ये इत्तेफाक रहा कि कांग्रेस को जो है वो मेजोरिटी आ जाता था, कांग्रेस ही ज्यादा जो है वो, उसके पीछे भी रीजन था जो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, आखिर कांग्रेस ही क्यों जीतती थी। लेकिन दुनिया के दूसरे कंट्रीज, अगर सोवियत संघ की बात करें या फिर हम चाइना की बात करें, तो वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम का नेचर ये था कि कोई दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट कर सकती थी, इसी वजह से वहां पर एक ही पार्टी थी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, दोनों में, इंडिया में और जो है बाकी दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जो सिंगल पार्टी सिस्टम रहा वो दोनों अलग अलग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, What were the reason of the dominance of the Congress during this period? ठीक है, ये जो पीरियड रहा 1951 से लेकर के 56 था, 1951 से 66 15 इयर्स का, तो इस दौरान आखिर क्या वजह था कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेट किया, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, जितने भी इलेक्शन थे कांग्रेस एक तरफा जीता करती थी। तो इसके पीछे, कांग्रेस के डोमिनेंस के पीछे बहुत सारे रीजन था। वो सब रीजन ये है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, कांग्रेस का नाम आज़ादी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस में उस जमाने के जो बड़े बड़े लीडर हुआ
करते थे, कैरिस्मेटिक लीडर हुआ करते थे। इसके अलावा कांग्रेस जो है, कांग्रेस से गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था, गांधी जी का नाम भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। और कांग्रेस का जो गांव-गांव में संगठन था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी ऑफिसेस थी, गांव-गांव के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इसी वजह से कांग्रेस के मैच का कोई पार्टी नहीं था। कांग्रेस उस जमाने तक काफी पॉपुलर थी और आजादी के मूवमेंट की वजह से, गांधी जी की वजह से, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से कांग्रेस काफी पॉपुलर हुआ करता था। ज्यादातर लोग उसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां थी, वो सब पार्टियां जो है वो नई नई पार्टी बनी थी या फिर उतनी पॉपुलर पार्टी नहीं हुआ करती थी। तो ये सब वजह रहा कांग्रेस के इलेक्शन जीतने का या कांग्रेस के शुरुआती 15 सालों में जो है वो डोमिनेट होने का। तो क्या सब वजह है? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, 1885 में आजादी के मूवमेंट के लिए बनाई गई थी। कांग्रेस का नाम आजादी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। गांधी जी का नाम भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो है जितने भी उस जमाने के जो लीडर हुआ करते थे, अच्छे अच्छे जो सब जिन सब लीडर्स का नाम आजादी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, वो सब भी जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिसेज, ठीक है, गांव-गांव तक था। गांव-गांव में लोग कांग्रेस को जानते थे। कांग्रेस काफी पॉपुलर थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। यही वजह रहा कि कांग्रेस लगातार 15 सालों तक जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट की, और इसी को हम सिंगल पार्टी डोमिनेंस या सिंगल पार्टी एरा कहते हैं, एरा वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। तो ये सब वजह रहा। अब आगे देखिए, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द इंदिरा ऑन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी 1966 में, तो इंदिरा गांधी के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या चैलेंजेस थी। तो जब इंदिरा गांधी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था कि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नई थी और सामने लोकसभा का इलेक्शन था, जो 4th जनरल इलेक्शन जिसको कहते हैं, 4th लोकसभा का जो इलेक्शन था। इसके अलावा देश में इकोनॉमिक कंडीशन बेहद अच्छा नहीं था, क्योंकि जो है ना 1962 में चाइना से वॉर हुआ था, 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुआ था। तो देश की जो रिसोर्सेज थी वो सब डाइवर्ट हो गई थी। इसी सब टाइम में ड्राउट जैसा सिचुएशन भी जो है झेलने को पड़ा, तो जो है खाने पीने की भी किल्लत थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इसके अलावा अमेरिका से जो मदद मिलना शुरू हुआ था वो भी जो है मदद कम हो गया था। इंटरनेशनल ऑयल का जो है वो प्राइसेस बढ़ा हुआ था, तो चीज़ों का दाम सब बढ़ा हुआ था। और कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी सब भी एकजुट हो रही थी, क्यों अपोजिशन पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हम 15 सालों तक हम लोग पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को जो है वो हरा नहीं पाए। तो इसी वजह से नहीं हरा पाए क्योंकि हम लोगों का जो है वोट आपस में बटा हुआ था। तो ये लोग जो है एकजुट हो रहे थे अपोजिशन पार्टी, और एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम दिया था नन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद का, ठीक है, जो कि राम मनोहर लोहिया जो है नारा दिए थे। और इन अपोजिशन पार्टी को ऐसा लग रहा था क्योंकि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नहीं है और जो है ना देश में जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर नहीं है, तो ये अच्छा मौका है कि हम इंदिरा गांधी या कांग्रेस को पावर से हटा सके। तो इंदिरा गांधी के सामने ये सब चैलेंजेस हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट does a syndicate mean in the context of the Congress party of the 60s? What role did the syndicate play in the Congress party? बोला जा रहा है कि 1960s के ज़माने में कांग्रेस पार्टी के कंटेक्स्ट में सिंडिकेट जो है वो क्या मतलब था, ठीक है, और सिंडिकेट का क्या रोल था। तो सिंडिकेट जो हुआ करते थे वो जो है कांग्रेस पार्टी के ग्रुप ऑफ सीनियर लीडर्स हुआ करते थे, जिसमें के कामराज, एन संजीव रेड्डी, एस के पाटिल, ये और भी सीनियर लीडर वगैरह सब हुआ करते थे। एन संजीव रेड्डी है और एस निंजा लिंगप्पा है, तो ये सब जो है, अतुल घोष है, तो ये सब सीनियर लीडर हुआ करते थे। कौन कौन है? के कामराज है, एन संजीव रेड्डी है, एस के पाटिल है, अतुल घोष है, एन संजीव रेड्डी है, ये सब जो है सीनियर लीडर हुआ करते थे। एस निंजा लिंगप्पा भी रहे हैं, तो ये सब सीनियर लीडर हुआ करते थे। इसी सब सीनियर लीडर को सिंडिकेट कहा गया। सिंडिकेट का बहुत ज़्यादा रोल था, चाहे वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद चाहे लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, या फिर लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सिंडिकेट लोगों का बहुत ज़्यादा रोल था। ये सिंडिकेट जो थे, सिंडिकेट लीडर सब इंदिरा गांधी के फर्स्ट कैबिनेट में, जब पहली बार लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उस जमाने में भी इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ये सीनियर लीडर सब हुआ करते थे। और बाद में ये सब सीनियर लीडर्स जो है वो इंदिरा गांधी जब सेकेंड जनरल इलेक्शन जीती, इंदिरा गांधी का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, मींस लोकसभा का 4th इलेक्शन, ठीक है, उसमें ये सब सिंडिकेट लीडर सब जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो इलेक्शन हार गए थे। ठीक है, और फिर बाद में देखा जाता है इन सब में जो है वो इंदिरा गांधी और जो है सिंडिकेट लीडर में जो शुरू हो जाता है, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और इस वजह से आगे पार्टी टूट जाती है। अब आगे देखिए, डिस्कस द मेजर इश्यूज विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी।
में जो मेन इश्यूज था, ठीक है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट पड़ गया। तो कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट पड़ने का रीजन जो था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही थी, लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद दो ग्रुप में लोग बटे हुए थे। कुछ लोग मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे। तो जो कांग्रेस के सीनियर लीडर सब थे वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो ये सीनियर लीडर्स को अपनी कैबिनेट में जगह दी। लेकिन 1967 के इलेक्शन में जितने भी सीनियर लीडर सब थे वो इलेक्शन हार गए और इंदिरा गांधी, जितने भी कांग्रेस लीडर सब थे सब इलेक्शन हार गए और इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट बनाई तो अपने कैबिनेट से इन सब सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर दी, जिस वजह से कांग्रेस के अंदर मनमुटाव या कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इंदिरा गांधी के सपोर्टर के बीच और जो है सिंडिकेट लीडर्स के बीच। लेकिन 1969 में जब जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे, थर्ड प्रेसिडेंट, उनका जब डेथ हुआ तो जो है प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए कांग्रेस के तरफ से एन संजीव रेड्डी को नॉमिनेट किया गया, जो कि एक सीनियर लीडर हुआ करते थे और सिंडिकेट लोगों ने नॉमिनेट किया था। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी उस जमाने के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वीवी गिरी, उसको जो है वो इंकरेज करते हैं नॉमिनेशन के लिए और उसके फेवर में कंपेन करते हैं और इत्तेफाक से वीवी गिरी जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। इंदिरा गांधी के फेवर में वो रिजल्ट आता है और जिस वजह से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर सब थे वो इंदिरा गांधी को पार्टी से, इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी के सपोर्टर को वो पार्टी से जो है निकाल देते हैं और इस तरीके से कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में टूट जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन मीन सिंडिकेट लोगों का ग्रुप था, सिंडिकेट पार्टी लीडर्स का ग्रुप था और कांग्रेस आर रिक्विजिशनिस्ट मतलब इंदिरा गांधी के जो है पार्टी का ग्रुप था। तो इस तरीके से ये वजह हुआ करता था। वजह तो था सिंडिकेट लीडर और जो इंदिरा गांधी में कॉन्फ्लिक्ट का, इंदिरा गांधी सिंडिकेट लीडर से दूरी बना लेती है और फाइनली जो इमीडिएट रीजन था वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेकर के था कि सीनियर लीडर जो कि सिंडिकेट लीडर थे वो एन संजीव रेड्डी को नॉमिनेट करते हैं और इंदिरा गांधी अपना खुद के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कर देती है। इस वजह से कांग्रेस में अंदर ही दो ग्रुप थे और जब एन संजीव रेड्डी हार जाता है और वीवी गिरी जो है इंदिरा गांधी के सपोर्ट से वीवी गिरी जब जीत जाते हैं तो जो है सीनियर लीडर सब इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स को जो भी इंदिरा गांधी के फेवर में थे उसको जो है वो कांग्रेस से निकाल देते हैं। इस तरीके से कांग्रेस में फॉर्मल स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, What were the factors which led to the popularity of the Indira Gandhi's government in the Indira Gandhi government in the 1970s? बोला जा रहा आखिर क्या वजह था जो 1970s के ज़माने में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट काफ़ी पॉपुलर बनी। तो इंदिरा गांधी के जो है ना, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट का पॉपुलर होने का वजह जो है इंदिरा गांधी का सोशलिस्ट क्रेडेंशियल है। इंदिरा गांधी 1970s के ज़माने में जो है वो गरीबों के लिए बहुत सारा जो है वो प्रोग्राम लाए थे, जैसे जो है गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी नारा दी। गरीबी हटाओ के नारा के साथ साथ और भी जो है वो 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, बैंकों का नेशनलाइजेशन है, लैंड रिफॉर्म है, प्राइवेट पर्स को जो ख़त्म करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंदिरा गांधी पॉपुलर हुई। इसके अलावा और भी वजह है, जैसे दूसरे पार्टी पर डिपेंड नहीं हो करके दूसरे पार्टी अपनी पार्टी पोजीशन को जो है वो स्ट्रांग करना और दूसरे पार्टी पर डिपेंड नहीं होना, ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व कर देना। इस वजह से जो है इस वजह से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। और इसके अलावा और भी वजह है कि बांग्लादेश क्राइसिस के दौरान जो इंदिरा गांधी बांग्लादेश को, मतलब इंडिया जो है वो बांग्लादेश को जो है सपोर्ट किया और इस तरीके से बांग्लादेश एक नया कंट्री, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करके बांग्लादेश नई कंट्री बन गई। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी काफ़ी रहा 1970s के दौर में। तो देखिए रीजन में सोशलिस्ट क्रेडेंशियल, मतलब सोशलिस्ट क्रेडेंशियल बिकेम द रीजन ऑफ द इंदिरा गांधी पॉपुलैरिटी। मेन रीजन था सोशलिस्ट क्रेडेंशियल, मतलब इंदिरा गांधी जो है गरीबों और मजदूरों या जो है वो वीकर सेक्शन के फेवर में बहुत सारा जो है वो स्कीम लाते हैं, 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम वगैरह। ठीक है, शी कंपेन्ड टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म एंड लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी अपने इलेक्शन कैंपेन में या इंदिरा गांधी जो है वो प्रचार की कि लैंड रिफॉर्म को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, लैंड सीलिंग पर जो है वो अच्छे से जो है लैंड सीलिंग को और लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट की जाए। शी टुक द स्टेप ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड ऑफ द प्राइवेट पर्स। ठीक है, इंदिरा गांधी जो बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दी, जो उस जमाने के प्रिंसली स्टेट जो है वो सब प्रिंसली स्टेट जो कि इंडिया में इंटीग्रेट हुए थे, ठीक है, उनको जो थोड़े बहुत गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिल रहा था जिसको प्राइवेट पर्स कहते हैं, उन सबको जो है वो इंदिरा गांधी खत्म कर दी। गरीबी हटाओ का नारा दी, गरीबों, मजदूरों, इन सब के जो वीकेस्ट सेक्शन था उसको वो ज्यादा जो है वो तरजीह दी इस सब की वजह से। She ended her dependence on the other political parties
पार्टीज बाय स्ट्रेथनिंग हर पार्टीज पोजीशन। ठीक है, इंदिरा गांधी जो कुछ दिनों के लिए ऐसा देखा गया जब कांग्रेस में स्प्लिट आ गया तो जो है इंदिरा गांधी के पास मेजोरिटी नहीं था, तो सीपीआई उसको सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन उस सपोर्ट के बाद भी इंदिरा गांधी 1970s में ही, ठीक है, 1971 में ही वो अलायंस से वापस आ जाती है और इलेक्शन लोकसभा को डिसॉल्व करवा देती है और इलेक्शन होता है और इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत जाती है। तो अपनी पार्टी के पोजीशन को मजबूत करने के लिए बहुत बार वो अलायंस से वापस आ गई और दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं रही। इसके अलावा देखिए क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान में जो क्राइसिस था एंड द इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में मतलब जो अभी बांग्लादेश है वहां पर जो क्राइसिस था, ठीक है, और जो है इंडिया पाकिस्तान वहां पर इंदिरा गांधी अपनी फौज भेज दी और जिस वजह से इंडिया पाकिस्तान वॉर का सामना करना पड़ा और उसके बाद बांग्लादेश नाम की एक नई कंट्री बन गई। तो इंदिरा गांधी का ये जो फैसला था कि ईस्ट पाकिस्तान के फेवर में अपनी फौज भेज देना, ये भी एक पॉपुलैरिटी का जो है वो वजह बना। तो इंदिरा गांधी के पॉपुलैरिटीज का 1970s में पॉपुलैरिटी का बहुत सारा वजह था। तो ये सब सारा वजह है, ये सारा लिखना सोशलिस्ट क्रेडेंशियल है, कैंपेन फॉर लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग है, इसके अलावा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, दूसरे पार्टी पर डिपेंडेंस खत्म करके अपनी पार्टी पोजीशन को मजबूत करना है और ईस्ट पाकिस्तान का जो क्राइसिस है उसमें इन्वॉल्व होना, ये सारा वजह बना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए हाउ शुड अ पॉलिटिकल पार्टी रिजॉल्व इट्स इंटरनल डिफरेंसेस, कैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने जो इंटरनल डिफरेंसेस है उसको खत्म करनी चाहिए। हियर आर सम सजेशन, कुछ यहाँ पर सजेशन है, थिंक एंड लिस्ट एडवांटेज एंड शॉर्टकमिंग बोला जा रहा है। ये सारा जो है वो ये सब क्या है, ये सब सजेशन है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। तो एक एक सजेशन का जो एडवांटेज है और शॉर्टकमिंग है उसके बारे में बताना है। एडवांटेज मतलब फायदा और शॉर्टकमिंग मतलब नुकसान है, ठीक है, कि अगर पार्टी के कन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व करना हो तो एक सजेशन है कि फॉलो द फुट स्टेप ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट, कि पार्टी प्रेसिडेंट जैसा कह रहा है वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो अगर हम पार्टी प्रेसिडेंट का जो या जो सीनियर लीडर है एकदम टॉप प्रेसिडेंट जो है उसका कहना मानते हैं, ठीक है, या उसके कहने पर चलते हैं तो पार्टी में डिसिप्लिन रहेगा, यूनिटी रहेगा, ये तो फायदा होगा। लेकिन इसका शॉर्टकमिंग क्या होगा, शॉर्टकमिंग ये होगा कि पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसका होल्ड बढ़ जाएगा, ठीक है, और बाकी जितने भी अदर्स लीडर हैं उन लोगों का व्यूज जो है वो किनारा हो जाएगा, उन लोगों का व्यूज को कंसीडर नहीं किया जा सके। सिर्फ एक लीडर का ही होल्ड पार्टी में बढ़ जाएगा, बाकी लीडर की होल्ड या बाकी लीडर की बात जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो फायदा क्या है, यूनिटी और डिसिप्लिन तो मेंटेन रहेगा, ठीक है, अगर सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट का कहना मानते हैं तो। लेकिन उसका नुकसान ये भी है कि बाकी दूसरे जो लीडर्स हैं, ठीक है, उन लोगों का जो व्यूज है वो उन लोगों के व्यूज जो है वो दब जाएगा, उन लोगों की बात नहीं जो है सुना जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिसन टू द मेजोरिटी ग्रुप, ठीक है, कि दूसरा ये है कि हम मेजोरिटी ग्रुप को माना, ठीक है, या मेजोरिटी जो कह रहा है उस हिसाब से फैसला लिया जाए और कन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए। तो पार्टी के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के दौरान अगर हम मेजोरिटी की बात सुनते हैं तो फैसला तो हम आसानी से ले सकेंगे, इसमें कोई ये बात नहीं है, लेकिन जो है फैसला लिया आसानी से लिया जा सकेगा। लेकिन इसका जो है शॉर्टकमिंग ये है कि उसका फायदा ये होगा कि यूनिटी और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, ठीक है, अब फैसला आसानी से लिया जा सकेगा, ठीक है, मेजोरिटी ग्रुप की लोगों को, ज्यादातर लोगों की व्यूज जो है वो कंसीडरेशन में आ जाएगा। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि जो माइनॉरिटीज में है, जिनका बात नहीं माना गया, जिनके व्यूज को जो है वो किनारा कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, तो हो सकता है उन लोगों को नाराजगी हो और वो लोग अपना ग्रुप बना ले और पार्टी में स्प्लिट आ जाए, ठीक है। जो माइनॉरिटी ग्रुप है जिनकी बात अक्सर जो है नजरअंदाज कर दी जाती है, ठीक है, या नजरअंदाज की गई है, हो सकता है वो फैक्शनलिज्म क्रिएट करे और आगे चल करके पार्टी टूट जाए, ठीक है। आगे क्या है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग ऑन एवरी इशू, मतलब कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो भी जो है कन्फ्लिक्ट है या पार्टी के जो भी इश्यूज हैं उसको सीक्रेट बैलेट वोटिंग से जो है वो खत्म कर लिया जाए, मतलब उसको सॉल्व कर लिया जाए। सीक्रेट बैलेट वोटिंग होता है हाँ या ना में वोटिंग हो और जो है सीक्रेट बैलेट से मतलब जो कौन क्या व्यूज दे रहा है उसके व्यूज को जो है दूसरे को नहीं बताया जाए कौन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, मतलब वो जो वोटिंग कर रहा है वो दूसरे को खबर नहीं हो। तो इससे पार्टी के, ये तो अच्छी बात है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग से, ठीक है, पार्टी के कन्फ्लिक्ट को या पार्टी के इश्यूज को खत्म किया जा सकता है। किसी को ये भी पता नहीं चलेगा, कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये चीज है। किसी के व्यूज जो है वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि
अगर जो है ना बहुत सारे लोग जो है क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ये तो पता नहीं लगेगा, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि पार्टी पर में क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है, ठीक है, या निगेटिवली वोटिंग भी हो सकता है, क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है। तो इससे पार्टी का जो विप है, विप मतलब पार्टी जैसा चाहती है उसके खिलाफ काम हो जाएगा। तो सीक्रेट बैलेट में तो लोग जो है अपने अगेंस्ट में भी या पार्टी के अगेंस्ट में भी वोट कर सकते हैं, या जो पार्टी के अगेंस्ट में विप करना, पार्टी के अगेंस्ट में जो है वोट करना, वो विप हो जाएगा। विप होता है कि पार्टी जैसा चाह रही है वैसा ही करना है, ठीक है, तो ये नुकसान होता है। आगे देखिए, कंसल्ट द सीनियर पार्टी लीडर एंड एक्सपीरियंस्ड वन, ठीक है। अगला यह है कि पार्टी के कन्फ्लिक्ट को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो जो पार्टी का सीनियर लीडर है उसका जो है कहना माना है या वो जैसा कह रहा है, तो इससे ठीक है, पार्टी के सीनियर लीडर को कहना मानेंगे तो पार्टी के कुछ इन एक्सपीरियंस लोग जो है, ठीक है, उनकी बात रखी जाएगी, उसका पोजीशन स्ट्रेंथेंड हो जाएगा, उन लोगों की पार्टी में पकड़ जो है वो जरूर बन जाएगी। ये तो फायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा कि पार्टी का कमांड या पार्टी का होल्ड सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही रह जाएगा, बाकी जो भी लीडर्स होंगे वो उनका किसी तरीके का कंसिडरेशन या उनका व्यूज को कंसीडर नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये सब जो है फायदा और नुकसान है। आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ दीज वर द रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन 1961, ठीक है, कि बताना है कि इन सब में से कौन सा रीजन कांग्रेस के 1967 के इलेक्शन में जो डिफीट हुआ था, ठीक, कांग्रेस का, तो उसमें से वो रीजन नहीं है, इस वजह से डिफीट नहीं हुआ था, ठीक है। और रीजन भी बताना। सबसे पहला, द एब्सेंस ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर इन द कांग्रेस पार्टी। कहा जा रहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी में कैरिस्मेटिक लीडर, जो बड़े लीडर हैं, ठीक है, जो पॉपुलर लीडर है, उसकी जो है वो कमी थी, ठीक है। तो ये रीजन नहीं था। कांग्रेस में उस जमाने में कैरिस्मेटिक और सीनियर लीडर सब जो है हुआ करते थे, एक्सपीरियंस लीडर हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कांग्रेस में जो है एब्सेंस था सीनियर लीडर का, ठीक है, तो ये रीजन नहीं है। Because there were so many senior leader in the Congress and the charismatic leader of the Congress which were very popular at that time, ठीक है, ये चीजें। दूसरा है स्प्लिट विद इन द कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो ये रीजन है क्योंकि कांग्रेस में जनरली दो ग्रुप में लोग बटे हुए थे, इंदिरा गांधी का ग्रुप और बाकी जो सिंडिकेट लीडर का ग्रुप। इस कांग्रेस के अंदर यूनिटी नहीं होने की वजह से कांग्रेस में स्प्लिट जो है वो पड़ा था। आगे देखिए, इंक्रीज इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द रीजनल एथनिक एंड कम्युनल ग्रुप, ठीक है, बोला जा रहा है कि चूंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्टीज, अलग अलग ग्रुप जो है वो पॉपुलर हो रही थी, ठीक है, वो अपने फेवर में वोट को मोबिलाइज कर, लोगों को मोबिलाइज कर रही थी, वोट को जो है वो गैदर कर रही थी, जिस वजह से जो है कांग्रेस का डिफीट हुआ। तो ये भी एक वजह है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो पॉपुलर, जो कुछ कुछ पार्टी से पॉपुलर हो रही थी, जैसे पंजाब में अकाली दल है, ठीक है, इसके अलावा हम तमिलनाडु में डीएमके वगैरह देखते हैं, तो इन सब पार्टीज जो है वो रीजनल इलेक्शन में, ठीक है, वो जीत गई। तो कांग्रेस का 1967 के इलेक्शन में देखते हैं कि सेंटर में तो गवर्नमेंट बना ली, लेकिन 9 स्टेट में इलेक्शन हार गए। क्यों? क्योंकि रीजनल पार्टीज अलग अलग रीजन में पॉपुलर हो रही थी, वो अपना वोट जो है वो इकट्ठा कर रही थी, ठीक है, गैदर कर रही थी। इंक्रीजिंग यूनिटी एमंग द नॉन कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बोला जा रहा है ये भी एक वजह था कि कांग्रेस के 1967 के इलेक्शन में हार का, ठीक है, तो ये सही बात है, ठीक है। जो नॉन कांग्रेस पार्टी सब थी, मतलब कांग्रेस के अलावा और जो दूसरी पार्टी सब थी, वो अपना यूनिटी बना रही थी। जैसे राम मनोहर लोहिया जी नॉन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद का जो है वो स्लोगन दिए थे, नारा दिए थे, तो अपोजिशन पार्टी को ऐसा लग रहा था कि पिछले 15 सालों से या पिछले 3 जो है इलेक्शन से हम लोग इलेक्शन इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम लोगों का वोट जो है वो बढ़ रहा है। तो अब ये लोग जो है वो अपना वो एक जो है अलायंस बनाना शुरू कर दिए थे और ये लोग यूनाइट हो रहे थे, जिस वजह से भी कांग्रेस का वोट बैंक कम हुआ या कांग्रेस स्टेट्स वगैरह में इलेक्शन हार गई, सेंटर में भी उसका वोट बैंक कम हुआ। आगे इंटरनल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो इंटरनल डिफरेंसेस ये भी एक वजह था। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोग दो ग्रुप में बटे हुए थे, जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर और सीनियर लीडर्स के सपोर्टर। तो कांग्रेस के अंदर यूनिटी नहीं रहने की वजह से भी कांग्रेस जो है 1967 के इलेक्शन में जो है बुरा परफॉर्म की, अच्छा परफॉर्म नहीं की और इलेक्शन हार गए। तो ये सारा वजह है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।